नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड से शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अगस्त सीरीज की मंथली एक्सपायरी के दिन कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी की कोशिश में निफ्टी निचले स्तरों से करीब 90 पॉइंट रिकवर कर 24,600 के करीब। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सुधार। आईटी, फार्मा और रियल्टी में सबसे ज़्यादा कमजोरी, तीनों इंडस्ट्रीज में 1 से 1.5% तक की गिरावट। उधर एनबीएफसीज में भी बिकवाली कायम, लेकिन चुनिंदा ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। आज का बिग स्टॉक हीरो मोटो करीब 2% ऊपर। ब्लॉक डील के बाद इंडिगो लुढ़का, करीब 4% गिरकर एफ&ओ का टॉप लूजर। गंगवाल फैमिली की ब्लॉक डील की साइज कम करने से सेंटिमेंट में थोड़ा सेंटिमेंट खराब, स्टॉक 4% नीचे। 50% अमेरिकी टैरिफ के बीच टेक्सटाइल सेक्टर को सरकार की बड़ी राहत। कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट की मियाद 3 महीने और बढ़ाई। अब दिसंबर तक कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी से मिलेगी छूट। सितंबर में खत्म हो रही थी मियाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल से सचिदानंद उत्तेकर होंगे। इसके अलावा ट्रम्प टैरिफ के असर पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम से एक खास चर्चा होगी। उसके बाद हमारे साथ होंगे हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान और मार्केट टेक्निकल्स पर इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा से होगी बातचीत। एक नज़र मार्केट पर, लेकिन निफ्टी इस समय कोशिश कर रहा है 24,600 को हिट करने की, और मार्केट को इस समय सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिल रहा है एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, इटर्नल, लार्सन एंड ट्यूब्रो। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छे मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां टैरिफ का भी बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है। नीचे स्टॉक्स हैं, उनमें टीसीएस, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, यहाँ थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप एफ&ओ स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें ग्रैन्यूल्स है, ऊनो मिंडा, आरवीएनएल, यहाँ थोड़ी सी बाइंग है। नीचे अदानी टोटल गैस है, 361 वैम है, अंबुजा सीमेंट है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ गिरावट है। फिर जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। अब ये आइए पैनल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास और सचिन जी जुड़ेंगे, और अमित सेठ जी, माना जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, मार्केट में जिस तरीके से रिकवरी मूड है, मुझे लग रहा है एक सही समय है जहां पर थोड़े से कॉन्ट्रा लॉन्ग्स अग्रेसिवली डिप्लॉय करनी चाहिए। फ्रॉम एन एक्सपायरी पर्सपेक्टिव, मुझे लग रहा है सितंबर सीरीज में जिस तरीके से डेटा शेप अप हो रहा है, वहां पर अदानी पोर्ट्स का मुझे लग रहा है डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। 1300 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग बेस यहाँ पर एग्जिबिट किया था। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी इसी लेवल के आसपास है, एंड प्लस इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 1305 के आसपास प्लेस्ड है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते का डेटा था, मुझे लग रहा है वहां पर एक ऑलरेडी स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन चुका है। तो अच्छे साइंस है एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करनी चाहिए। सितंबर फ्यूचर्स में लगभग 1325 1322 इस पर्टिकुलर रेंज में आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 1305 पे लगाना है, एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में एक अच्छा उछाल यहाँ पर नजर आए। तो 1365 के टारगेट के लिए यहाँ पर अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है ऊनो मिंडा का। यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अभी भी यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वेल मेंटेन्ड है। 60 मिनट्स चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जो कंटिन्यूएशन के अगेंस्ट संकेत दे रहा है। एंड यहाँ पर भी जिस तरीके से डेटा इवॉल्व हुआ है, लगभग लग रहा है कि 1350-55 तक की हेडरूम यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, कहीं पर भी एग्जॉशन के साइंस नहीं है। तो यहाँ पर 1282 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है उनो मिंडा में खरीदारी करनी चाहिए 1355 के लक्ष्य के लिए। एंड ऑन द शॉर्ट साइड एचसीएल टेक का मुझे थोड़ा सा डेटा खराब नजर आ रहा है। जिस तरीके से कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है, अगर पुल बैक यहाँ पर मिल जाता है तो 1465 1470 सितंबर फ्यूचर्स में आइडियल जोन होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर कंसिडर करने चाहिए 1482 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है इवेंचुअली सितंबर सीरीज में 1400 तक का एक स्विंग बन सकता है। ओके, चलिए अब विकास के पास आ जाए। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स।
गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल निफ्टी जो है अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रही है। 24,550 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। दोनों भी काउंटर मेरे मिड कैप से रहेंगे। ग्रैन्युअल्स मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से इसमें एक ट्रेड देखने मिल रहा है। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहा है। तो ग्रैन्युअल्स को यहाँ पे बाय करने की राय रहेगी। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा है 468 का है, तो 468 के स्टॉप लॉस इसको बाय किया जा सकता है। 492 का मुझे लगता है ऊपर में एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो डेली फॉर्म पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन चुका है, तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। दूसरा रहेगा जेएमडीसी लिमिटेड। जेएमडीसी में हमने देखा है कि 50 डीएमए पे अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए देखने मिल रहा है। 1414 के आसपास फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। इंट्राडे में एक अच्छा यहाँ पे एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है पहले हाफ एन आवर में। तो मुझे लगता है जेएमडीसी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ऊपर में 428 का टारगेट यहाँ पे देखने मिलेगा, और नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिल रहा है, 407 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 407 के स्टॉप लॉस से जेएमडीसी लिमिटेड को बाय करना है 428 के टारगेट। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां इस समय अच्छे रिवर्सल आ रहे हैं, काफ़ी स्टॉक्स डे हाई पर आ रहे हैं। मैं सिर्फ डे हाई के स्टॉक्स की लिस्ट देख रहा था, एक बार आप लेकर आइए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड को। ये स्टॉक में एक अच्छा इंटरडे में अच्छा रिवर्सल आया डे हाई पर स्टॉक। ये देखिए क्या शानदार रिकवरी है। बजाज फाइनेंस में शानदार रिकवरी है। बजाज फाइनेंस डे हाई पर आया। कॉनकोर ये डे हाई पर आया। पूना वाला फिनकॉप जो आज एफएनओ से बाहर हो रहा है, यहाँ पर अच्छी रिकवरी है। काफ़ी स्टॉक में रिकवरी। चलिए, अभी जो 50% टैरिफ लागू हो चुका है, इसका क्या मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा या नहीं, ये सब समझते हैं। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम मौजूद हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या मार्केट थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है, और क्या ये आपको लग रहा है कि वैसे इतना इम्पैक्ट होगा नहीं टैरिफ का? नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कहूंगा, बिकॉज एफआईएस की पैसे से ही ये करेक्शन हो रहा है। डीआईएस तो कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। तो एफआईएस के लिए क्या था कि शायद उनमें दो चीज सामने हैं। एक है कि उन्होंने सोचा कि क्या टैरिफ का एक एक्सटेंशन हो जाएगा ये 27 अगस्त को, तो उस उम्मीद में उन्होंने शायद इंतजार किया था, और जब नहीं हुआ तो एक सेलिंग उनकी बढ़ रही है। वो एक बात है। सेकंड, आप सोचिए कि डीआईएस की कंटिन्यूस सपोर्ट के कारण हमारी मार्केट वैल्यूएशन जोन में, एक कंफर्ट जोन में नहीं आ रही है। अभी भी उनको चाइना साउथ कोरिया मार्केट के खिलाफ देखें तो हमारी मार्केट थोड़ी ओवर वैल्यूड लग रही है। इसलिए जब भी वो उनको कुछ भी ये चांसेस मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं एफआईएस। तो ओवर रिएक्शन जो है, मैं कहूँगा शायद आप कह सकते हैं कि एफआईएस की तरफ से है, क्योंकि इतने अच्छे खबर जो यहाँ से आए टैरिफ को छोड़कर, एसएनपी की अपग्रेड या कंजम्पशन की बूस्ट जीएसटी के जरिए, आरबीआई की रेट कट, मॉनसून की अच्छी खबर, खबर तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। मगर उन्होंने क्या कि एक कॉल लिया है कि इस मार्केट में अब और बढ़ने के लिए पॉजिटिव ग्रोथ सरप्राइजेस की जरूरत है, और शायद इस जीएसटी कट के कारण दिवाली से वो दिख सके। मगर दिवाली के पहले कब ये काउंसिल की मीटिंग होगी और ये पास होगी, वो भी एक अभी इंतजार करने की वाली बात है। और इफेक्टिव डेट ऑफ जीएसटी रेट कट ये भी जानना जरूरी है। तो थोड़ी वो एक कंजम्पशन की पोस्टपोनमेंट हो रही है। तो मेरे ख्याल में एफआईएस ही थोड़ा, मैं कहूँगा, जरूर ओवर ओके, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारी फाउंडेशन एफ में कुछ लाभ नहीं है। बिल्कुल, एफआईआर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ टैरिफ पर सुनील जी अगर बात की जाए, तो टैरिफ पर आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादातर जो लिस्टेड मार्केट है उसमें ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं नहीं यहाँ पर। नहीं, लिस्टेड में ज़्यादा नहीं है। जैसे मैं कह रहा था, टैरिफ का इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर 2% टू जीडीपी है यूएस की एक्सपोर्ट। सो ओवरऑल इकोनॉमी में उतना मैं इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ। यस, लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल में इम्पैक्ट आ रहा है, तो एक लेबर, तो ओवरऑल एक लेबर की सिचुएशन में थोड़ी कुछ हलचल हो सकती है। मगर स्टॉक मार्केट के, आप जैसे आपने कहा, सेक्टर्स जो मार्केट में उसमें लिमिटेड रिएक्शन हो सकता है। मगर एफआईएस की रिएक्शन इज नॉट जस्ट ऑन द सेक्टर, बिकॉज एनीवे एफआईएस तो एक मिड एंड स्मॉल कैप जैसे टेक्सटाइल लेदर कंपनियां हैं, वहां पे ज्यादा तो उनका निवेश था ही नहीं। मगर उनका ओवरऑल आउटलुक मार्केट को अफेक्ट कर रहा है। तो टैरिफ से उसको डायरेक्ट सेक्टर वाइज हम लिंक नहीं कर सकते, मगर एक एफआईएस की इंडिया की आउटलुक, और क्या है कि टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद भी ये नवारो जो है ना, वो बार बार अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इंडिया के ऊपर अटैक को। तो शायद एक एफआईआई जो बाहर बैठा है उसको लग रहा है कि ये सिचुएशन में सोल्यूशन नहीं आएगी।
भले ही मिस्टर स्कॉट जो ट्रेड सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली हम सॉल्यूशन देख रहे हैं कि इंडिया के साथ सॉल्व हो जाएगा, मगर ये कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ वहां से आ रही है, वो एक ओवरऑल मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव ओवरहैंग एफआईएस की तरफ से आ रही है। बट जैसे आपने कहा सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में इंपैक्ट आना उनके लिमिटेड ही है, ओवरऑल मार्केट के ऊपर इन सेक्टर का इंपैक्ट जरूर वो देख पाएंगे। बिल्कुल। तो एक तरीके से माना जाए कि मतलब इम्पैक्ट इतना है नहीं जितना उसका थोड़ा सा एक फियर फैक्टर बन गया यहाँ पर इस समय। जो बाकी के सेक्टर हैं जो जिन पर इम्पैक्ट है उन पर आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से अगर कुछ स्टेप्स आ जाएं तो शायद उन पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए? हाँ जरूर, बिकॉज सरकार जितना इफेक्ट करती है और चर्चा तीन चार उसमें है। एक इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाना ताकि प्रोडक्ट्स जहाँ पे रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश को इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे टैरिफ के इम्पैक्ट से राहत मिल जाए, नंबर वन। नंबर टू, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव्स भी उधर सकते हैं थ्रू फाइनेंसिंग, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है गवर्नमेंट से, वो भी कर सकते हैं। तीसरी है आरबीआई के हाथ में रुपये का डिप्रिसिएशन, क्योंकि एक इफेक्टिव वे ये 25 से 50 का जो गैप है, बिकॉज बाकी देशों का 20-25 के लेवल पे है, वियतनाम बांग्लादेश का, हमारी कंपीटिंग देश, तो अगर रुपये को थोड़ा ज्यादा वीकन करने दिया तो ओवरऑल ये टैरिफ है ये पे थोड़ा उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अडॉप्ट करेंगे जरूरी। डोमेस्टिक फंड मैनेजर जो ही इन सेक्टर्स में उनकी खरीदारी या बिकवाली होती है वो इस चीज को देकर सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ी ओवरसोल्ड इवन इन द टैरिफ रिलेटेड सेक्टर सिचुएशन में मानता हूं। मगर खाली एक चीज याद रखने की जरूरत है कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स खास करके म्यूचुअल फंड वाले के कैश बैलेंसेस जो मार्च तक एक 7.5% ऑफ द टोटल एयूएम तक बढ़ चुकी थी, वो अभी 5 सवा 5 के लेवल पर गिर गिरनी। उन्होंने इस क्वार्टर में ज्यादा 2 लाख करोड़ हर महीने 60 से 65 हजार करोड़ खरीदारी किया है, तो उनकी कैश भी यूज हो चुकी है लॉट। तो अभी सपोर्ट करने के लिए फ्रेश इनफ्लोज जो आते हैं एसआईपी, मगर दूसरी बात है कुछ सेक्टर रोटेशन होगा, तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर भी थोड़ी आपको जहां पे उनको प्रॉफिट बना है वहां बुक करके, जहां पे उनको ओवरसोल्ड लग रहा है उधर खरीदारी, तो मार्केट इसके कारण एक कंसोलिडेशन मोड में ही जा सकता है। पूरा डीआईएस के सपोर्ट से मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा सकता, मगर नीचे भी नहीं जाने देंगे। ये आखिरी की बात आपने बड़ी कही कि काफ़ी फंड लोकल फंड भी डिप्लॉय कर चुके हैं, तो अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हाइडिंग प्लेस इस दौर में सुनील जी रहेंगे क्या अच्छे आपके अनुसार? अब 2-3 पॉकेट जो बहुत स्ट्रॉन्ग रही, उसमें ऑटो भी रहा, उसमें आप देखिए एफएमसीजी भी रहा, इंश्योरेंस स्पेस ने स्ट्रॉन्ग किया, हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत अच्छे रहे। क्या थीम है, क्या हाइडिंग प्लेस है इस वक्त बेटर? मेरे लिए थोड़ी एक लंबी अवधि रखकर कैपिटल गुड स्पेस पे मेरे को एक कंफर्ट जोन दिख रही है, और मैं खास बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरा मानना है कि भले ही आज कंजम्पशन पोस्टपोन हो जाए जीएसटी के रेट कट के एंटिसिपेशन में, दिवाली तक और क्रिसमस तक जरूर ये कंजम्पशन में बूस्ट आ जाएगी। अब कंपनीज का शायद उसमें मार्जिन कटौती होगी, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो डिस्काउंट देंगे अपने प्रोडक्ट को पुश करके लिए, तो कंजम्पशन सेक्टर पे मैं थोड़ी सावधान रहूंगा। मगर ये कंजम्पशन की बढ़त के कारण मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त देश में जरूर बढ़ती हुई दिख रही है, अभी 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में जरूर। और सेकंड, आपको याद रखिए एलएनटी की सीईओ ने भी बताया कि कैपिटल गुड्स में उनको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, सभी बड़े दिग्गज डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स उनसे ऑर्डर दे रहे हैं उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। तो मेरा मानना है कि वो एक सॉलिड स्टोरी है जो थोड़ी टाइम लग सकती है बढ़ने में, मगर जरूर एक कंफर्ट जोन है उधर। तो मेरा मानना है कि उस क्षेत्र में चाहे वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हो या सीमेंट हो, स्टील हो, नो ऐसे इंफ्रा रिलेटेड स्पेसेस में आपको जरूर मेरी प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स एक बहुत कॉन्फिडेंस स्टोरी एक मीडियम टर्म में दिख रही है। और उसके साथ मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंफर्ट दिख रहा है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये मिड एंड स्मॉल कैप एमएसएमई एसएमई जो इस कैपिटल गुड्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनको लेंड करने वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या एनबीएफसीज उनका उधर नॉलेज और हिस्ट्री भी नहीं है, मगर पीएसयू बैंक्स का उधर एक बहुत स्ट्रांग पकड़ है, और उधर लेंडिंग रेट्स भी थोड़ी अच्छी होती है, 11-12-13% पे लेंड करते हैं, तो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी अच्छा असर होगा और लोन बुक पे भी असर होगा। तो कंफर्ट जोन अगर ढूंढना है मुझे, कैपिटल गुड्स प्लस पीएसयू बैंक्स में एक बेटर कंफर्ट जोन दिख रहा है, क्योंकि कंजम्पशन में ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है ऑटो एंड रिलेटेड सेक्टर्स में। सेकंड, अभी थोड़े 2 महीने के लिए
टिल जीएसटी कम्स इनटू इफेक्ट उसका देखना होगा। और तीसरी बात है कि क्या दाम पे कंपनियां बेचते हैं अपने गाड़ियां या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, और क्या मार्जिन पे इम्पैक्ट होगी, वो हमें जनवरी के रिजल्ट सीजन में ही दिखेंगे, क्योंकि 23 अक्टूबर को ही दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस। तो इसलिए मैं कंजम्पशन में मानता हूं कि थोड़े बहुत अभी रैली हो चुकी है, तो अभी वेट एंड वॉच का स्थिति होगा। मगर कैपिटल गुड्स एंड पीएसयू बैंक्स मुझे एक एक कंफर्ट जोन में दिख रही है अभी। ऑल राइट, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। देखिए जो सुनील जी भी कह रहे हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है हमारे ऊपर। आज की डेट में हमारी मार्केट गिर रही है क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, और वो बेच रहे हैं सिर्फ टैरिफ से रिलेटेड नहीं, क्योंकि टैरिफ का एचडीएफसी बैंक पर क्या इम्पैक्ट है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में सेलिंग आ रही है तो वो मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है। लेकिन इनको आप जोड़िए मत कि ये इस वजह से मार्केट गिर रहा है। बाकी कुछ सेक्टर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इसमें तक आप देखेंगे ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो बहुत बड़े लिस्टेड सेक्टर्स नहीं हैं, छोटे लिस्टेड सेक्टर्स हैं, और हो सकता है कि इनमें भी सरकार से कोई रिवाइवल पैकेज मिल जाए तो उस इम्पैक्ट को भी थोड़ा सा नलीफाई किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हेक्सागन पार्टनर्स एलएलपी के डायरेक्टर तुषार प्रधान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो मार्केट में इस समय क्या अप्रोच ले रहे हैं। तुषार जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या अप्रोच रहेगी इस समय मार्केट पर? इस समय जो इतना सेलिंग प्रेशर है खासतौर से एफआईएस की तरफ से, उस बीच में आप क्या नज़रिया ले रहे हैं? मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत महीनों से हम सोच रहे हैं कि हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड है, वैल्यूएशंस मतलब एक साल से करीब करीब यही डायलॉग चल रहा है कि फंडामेंटल्स इंडिया के बहुत स्ट्रांग है, मगर वैल्यूएशंस अभी तक अट्रैक्टिव नहीं है। यही ज़्यादातर नैरेटिव और डायलॉग अभी तक चल रहा था। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा टाइम करेक्शन तो हो ही चुका है। एक साल में हमें कोई इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हमारी स्टॉक मार्केट्स में हमने देखी नहीं है, और ये सब कारणों के पीछे जो टैरिफ हुआ या और कोई जो नेगेटिव न्यूज़ आती है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को दो बातें याद रखनी चाहिए। एक तो टाइम करेक्शन और वैल्यूएशन में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस अभी हमारी मार्केट में दिख रहा है, मगर ये बॉटम अप की वैल्यूएशन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर एफआईएस को देखें तो उनको चॉइस आउटसाइड ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स भी दिखती हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में, और ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के कंपैरिजन में सस्ते हैं। तो ये मैं नहीं मानता कि सडन टर्न बैक और टर्न अराउंड वैल्यूएशंस में हमें दिखेगा। शायद इस पेन की अवधि में थोड़ा और इजाफा और हो सकता है, और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को सिलेक्टिव रहना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आप आज में एंट्री करते हैं तो शायद 2 या 3 साल में आपको बड़ा मुनाफा होने की संभावना है। ओके अच्छा तुषार जी, एक और बात जिस पे थोड़ा सा बाजार गौर फरमा रहा है, हम सारे इंस्टीट्यूशंस या फिर अभी कुछ देर पहले आपकी चर्चा सुन भी रहे होंगे, थोड़ा सा ये जो ट्रेड डील है या फिर हमारे तरफ जो 50% टैरिफ लगा है उसको लेकर थोड़े से स्केप्टिकल से इंडियन मार्केट्स में कोई भी फ्रेश फंड डिप्लॉय करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। थोड़ा सा इसको आप इस टाइम फ्रेम को डिसाइड करेंगे क्या कि अगर मेरे पास भी पैसा है तो मैं कब तक रुकूं, कब तक डिप्लॉयमेंट करना चाहिए, कैसे अप्रोच करें अगले इस मार्केट को अगले 4-5 महीने में? हमारे पास अगला अर्निंग सीजन भी है, फेस्टिवल सीजन भी है, कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट को थोड़ा टाइम वाइज अगर आप डिसाइड करें तो? मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा लंबे अरसे का इन्वेस्टिंग शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। शायद स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स 20% अ मंथ ऑफ द एंटायर कॉर्पस जो जिसके पास हो, शायद उस एक स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा एवरेज आउट कर सकते हैं। इसमें 2 रिस्क हैं। एक रिस्क ऐसा है कि हमारी बिहेवियर के ऊपर हमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो समझिए इस बात से हम 20% इस महीने में डिप्लॉय करने के बाद मार्केट या ऊपर या नीचे जाता है बड़ी जोर से, तो हमारी जो डिसिप्लिन रहती है वो शायद कम हो जाएगी, और अगर मार्केट नीचे उतर आता है तो आदमी हेजिटेट करता है डिप्लॉय करने में। शायद वो एक गलती हो सकती है। दूसरी गलती ऐसी हो सकती है कि जब मार्केट समझो 1 महीने के बाद बहुत रिकवर होने के बाद एक 5-10% का अगर इंटरेस्ट मतलब अप्रिसिएशन होता है, तो बड़े ही डर से हम लोग शायद रह जाएंगे। इस डर से डिप्लॉयमेंट अगले महीने 20 या 30% की हो सकती है, या पूरा डाल दे लो।
तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी होती नहीं है। मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स को अपनी बिहेवियर के फोकस ज़्यादा करना चाहिए। उनको दो चीज़ें बतानी हैं। एक तो इंडिया की फंडामेंटल्स यहाँ से अगले 3 4 5 साल तक बहुत स्ट्रांग लग रही है। रेटिंग अपग्रेड आ चुका है, अर्निंग्स अपग्रेड की अपेक्षा है अगले 2 क्वार्टर्स में। और मेरे ख्याल से जो वातावरण पैदा हुआ है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स का माहौल है, लो इन्फ्लेशन का माहौल है, मेरे ख्याल से इस पे ज़्यादा लोगों ने फोकस करना है। और स्पेसिफिक कंपनीज में जो अपॉर्चुनिटी अभी आगे जाके देखेंगे उस पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि बाकी की सारी न्यूज़ को लेके इफेक्ट होके ये सोचना है कि अब करें कल करें। मेरे ख्याल से फोकस फंडामेंटल्स पे होना चाहिए। ओके, फोकस फंडामेंटल पे होना चाहिए। बैंक्स को क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से? लार्ज प्राइवेट बैंक्स जिस तरीके से गिर रहे हैं, एक ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन होगा कि एफआई की सेलिंग, लेकिन वो भी, उसका भी कोई कारण होना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं? नहीं, एक अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बैंक्स सारी हमारी जो मेन इकोनॉमी में टोटल कनेक्ट रखती है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे टैरिफ्स का इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर्स पे होने वाला है, जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट करती हैं इकोनॉमी में, और अगर उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगा तो बैंक्स की जो एक्सपोजर बुक है, लिस्टेड यूनिवर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, बैंक्स की एक्सपोजर बुक है, उसके ऊपर शायद इम्पैक्ट हो सकता है। और ये तो फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट हो गया। सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट ऐसा होता है कि जैसे आपकी कंपनी में शायद या तो सैलरी फ्रीज आए या लोगों को कम किया जाए, उससे जो कंजम्पशन की अपेक्षा थी अगले 2 3 क्वार्टर में, जो ज़्यादातर हमने सोचा था कि कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी, उस पे शायद एक इम्पैक्ट हो सकता है। और उसकी वजह से बैंक्स की बुक की जो वृद्धि, जो इंक्रीज हमने सोची थी, शायद उस लेवल पे ना आए। और दूसरी बात ऐसी भी है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बैंक्स की टोटल अर्निंग्स, जो टॉप लाइन हम कहते हैं, उसमें कमी आती है, क्योंकि वो रेट जिसके ऊपर वो लेंड करते हैं वो रेट ही कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 2 3 चीज़ें ऐसी हैं जहां से मेरे ख्याल से फंडामेंटली बैंक्स में हैव अ वीकर नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स। बट दैट इज अगेन समथिंग नॉट टू वरी अबाउट। इफ अगर आप बहुत ज़्यादातर 2 या 3 साल का व्यू लें तो ये तो सारी चीज़ें सिर्फ न्यूज़ के अंदर आती है, और ये उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। अच्छा तुषार जी, ये आईटी पर आपकी रीडिंग क्या है? अब यूएस में एक रेट कट की संभावना तो बन रही है एज पर द लास्ट स्टेटमेंट, बट क्या वो एक मीनिंगफुल रैलिंग इनिशिएट कर सकता है, या फिर ये अभी भी एक बहुत ही वीक स्पेस नज़र आ रहा है? क्योंकि इस पैनल पे, इस मंच पे जितने लोग आए हैं अभी तो उन्होंने आईटी को दरकिनार ही किया है। आपकी रीडिंग क्या कहती है आईटी पर? देखिए, आईटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, क्योंकि 2 या 3 प्रभाव इसके ऊपर पड़ते हैं। पहला प्रभाव तो यह है कि यूएस की आईटी इंडस्ट्री पॉजिटिव या नेगेटिव में है। अभी फिलहाल यूएस की आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पे है पूरी दुनिया में। तो ज़्यादातर लोगों को डर है कि शायद उस वैल्यूएशन को अगर कोई क्षति पहुंचे तो उसका इम्पैक्ट हमारी आईटी इंडस्ट्री पे भी मिलता है। तो एक ये है। दूसरी चीज़ है, हमारी एक बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है एआई को लेके। और एआई को लेके हमारी कोडर्स और प्रोग्रामर्स की जॉब्स पे क्या असर होने वाला है, और आईटी डिमांड, जो हमारी इंडियन आईटी सर्विसेज की डिमांड है, उसके ऊपर क्या होने वाला है, इसका अभी तक किसी के पास उत्तर नहीं है। तो शायद ये अनसर्टेनिटी भी उसके ऊपर प्ले हो रही है, जिसका उत्तर अभी है नहीं किसी के पास। मगर ये एक कारण रहेगा कि आईटी, बिग आईटी, जो हम लार्ज कैप आईटी कहेंगे, उसके ऊपर सॉफ्टनेस रहेगी। तीसरी बात ऐसी है कि जब हम यूएस इमिग्रेशन की बात करते हैं और ये जो टाइटनेस हम समझते हैं, तो ज़्यादातर इंडियन आईटी कॉस्ट इज़ लोअर बिकॉज ऑफ इंडियन कॉस्ट। और ये इंडियन कॉस्ट को लेके अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा चिंता करें तो मेरे ख्याल से वो भी एक रीज़न बनता है जिससे कि आईटी इंडस्ट्री एज सच इज़ अंडर अ लिटिल बिट ऑफ अ क्राउड। बट हमने एक बात देखी है कि कई बार ऐसी चीज़ें इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर को हिट हो चुकी हैं। उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट कर रखा है, और ओवर टाइम दे हैव कम थ्रू इन फ्लाइंग कलर्स इन टर्म्स ऑफ एडेप्टिंग टू द सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से ये
थोड़ी देर के लिए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहने की आवश्यकता शायद संभावना है, मगर आगे जाके कई कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी कलर्स ट्रू दिखा देंगी, और मेरी कॉन्फिडेंस रहेगी कि शायद इस लेवल से अगर 3 या 4 साल का अगर आप होराइजन लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, चलिए शुक्रिया तुषार जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। गौरव बिस्सा के पास चलते हैं इनक्रेड इक्विटीज़ से मार्केट के कुछ टेक्निकल कॉल्स के लिए। गौरव गुड मॉर्निंग। गौरव बताइए आपके प्रेफर्ड स्टॉक आइडियाज़ क्या होंगे इस समय? गुड मॉर्निंग। देखिए, एक स्टॉक जो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है वो है एक इंडियन होटल्स, जहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। एक थोड़ा टाइम करेक्शन आपको यहाँ पे जरूर देखने मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है। होटल स्पेस अगर आप देखेंगे तो एज सच थोड़ा उसमें आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिला था, तो यहाँ से मुमकिन है कि एक अच्छी मोमेंटम आपको देखने मिले। तो 825 830 के लक्ष्य के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट्स आएंगे, स्टॉप लॉस जो इसमें होंगे वो आपके होंगे 740 745 के। दूसरा जो यहाँ पे स्टॉक मैं कहूँगा जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है ओला इलेक्ट्रिक। काफ़ी आपके चैनल पे भी आया है और काफ़ी मोमेंटम में रहा है स्टॉक, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं अगर ट्रेडिंग कॉल होगा 56-57 के लिए, और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 49.5 के रहेंगे। ओके, ओला इलेक्ट्रिक डीआई पे ट्रेड करता है। अच्छा सचिन, आपकी स्कैनिंग अब तक की क्या कह रही है? थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी आई थी इंडेक्स पे तो वो खैर टिक नहीं पा रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक कुछ और आपकी रीडिंग अभी तक की सचिन? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एफएमसीजी स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, कोलपाल मुझे काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा टर्न अराउंड बन सकता है सितंबर सीरीज में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, तो एक अच्छे ब्रेकआउट रैली के बाद एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर नजर आया है। 2250 2270 एक अच्छा स्टेबल जोन है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करनी चाहिए। एंड हो सकता है कि वापस एक अच्छी मूव बने 2320 2350 इस पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पर कोलपाल में मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से आप स्टॉप लॉस 2245 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 2350 के आसपास रिव्यू करें। बिल्कुल कोलपाल ये हो सकता है एक ट्रेडिंग आइडिया यहाँ पर। सचिन, ये टू व्हीलर पैक में कोई पिक्स होंगी क्या आपकी? आज भी हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, ओला सब में अच्छा मोमेंटम। अनुज जी, यहाँ पर काफी लोअर लेवल्स पे हमने ऑलमोस्ट सारे टू व्हीलर स्टॉक्स को कवर किया था। एंड अभी भी मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अभी भी वीकनेस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है या फिर एक करेक्शन आ जाता है तो 5000 के आसपास वापस एक बार खरीदारी करने का ही मौका होगा। इवेंचुअली 5700 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर क्लियरली एविडेंट है। एंड पोजिशनली भी हमने जो 12 मंथ्स का टारगेट दिया है वो लगभग अराउंड 6150 प्लस का दिया हुआ है। तो हो सकता है कि अगर डिक्लाइंस मिले तो यहाँ पर वापस खरीदारी करने का मौका मिले। बट मोमेंटम के लिहाज से मोमेंटम एग्जॉशन मुझे लग रहा है 4950 अगर ब्रेक होता है तो ही इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होगा। एल्स अच्छा मौका है जहां पर अभी भी लॉन्ग पोजिशन आपको रिटेन करनी चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो और भी ऐड किए जा सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया सचिन। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को समेटने का समय आया और मार्केट अभी भी कोशिश कर रहा है कि उस लो को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़े, लेकिन 24,600 पर क्लियरली अभी भी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ 24,507 का लो था, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी भी 54,000 के ऊपर आया, लेकिन कॉन्फिडेंस शायद अभी भी थोड़ा सा मिसिंग है। इस शो को समेटेंगे और इसके बाद श्रेय आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।